हेलो मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी ऑन ट्रैक पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज हम आपके लिए लाए हैं EPFO प्रीवियस ईयर पेपर 2020 का, जिसमें हमने 2 वीडियो में आपको जीएस के और कुछ इंग्लिश के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन करा दिया था। आज हम पार्ट 3 लेकर आए हुए हैं, जिसमें कि हम आपको साइंस के क्वेश्चंस, मैथ रीजनिंग के साथ ही साथ कंप्यूटर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी जो हमारे चैनल पे अभी पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है वो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि 1 और 100 के बीच की संख्याओं में अंक 3 इस प्रकार कितनी बार आएगा कि वह संख्या जिसमें 3 आता है 3 से विभाजित नहीं हो। ठीक है, तो देखिए ऐसी संख्याएं जो हैं कि जो 3 से विभाजित भी ना हो और 3 आए भी, ऐसी संख्याएं कितनी हैं। ठीक है, तो हम पहले ये देख लेते हैं, ये मैथ का प्रश्न है कि यह देख लेते हैं कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होती हैं, तो उसको हम नोट कर लेते हैं, या जिनमें 3 आता है, पहले ये नोट कर लेते हैं। तो देखिए होता है 3, 13, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 53, 63, 73, 83 और 93। ठीक है, ये ऐसी संख्याएं हैं जिनमें कि 3 आता है। तो हम देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो कि 3 से विभाजित नहीं होंगी, वही हमारा आंसर होगा। तो ये पूरी 19 संख्याएं हैं। ठीक है, और हम ये देख लेते हैं कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित नहीं होंगी। तो देखिए एक तो 13 आपकी विभाजित नहीं होगी, 23 भी विभाजित नहीं होगी, 31 भी विभाजित नहीं होगी, 32 नहीं होगी, जो सम संख्याएं हैं वो भी नहीं होंगी, 34 नहीं होगी, 36 नहीं होगी, 35 भी नहीं होगी, 36 भी नहीं होगा, 37 भी नहीं होगा, 38 भी नहीं होगा। ठीक है, आपका 43 नहीं होगा, 53 नहीं होगा, 73 नहीं होगा, और आपका 83 भी नहीं होगा। तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस प्रकार से 13 ऐसी संख्याएं हैं जो कि आपकी कहीं पे कुछ मिस्टेक कर रहे हैं हम। 36 को भी हमने काउंट कर लिया है, 36 नहीं होगा, 36 तो 3 से विभाज्य संख्या है, तो इस हिसाब से हमारी 12 आ रही है। 12 इसका सही आंसर होगा। 12 ऐसी संख्या है, 12 ऐसी संख्याएं हैं जिनमें 3 तो आता है लेकिन वो 3 से विभाज्य नहीं होंगी। नेक्स्ट, जब 74 की पावर 100 को 9 द्वारा विभाजित किया जाता है तब निम्नलिखित में से शेष क्या होगा। ठीक है, तो देखिए जब ऐसे प्रश्नों को हमें सॉल्व करना होगा तो हम ये देखते हैं कि इसके पावर को हम अभी नजरअंदाज कर देते हैं। ठीक है, पावर को नजरअंदाज करते हैं। 74 है, 74 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9 72, 72 यानी कि शेष आएगा 2। ठीक है, शेष आएगा 2, यानी कि जो 72 की फॉर्म होती है, इसको देखिए लगाने का हम तरीका आपको बता रहे हैं। 60 में जो 72 हो गया, लगाने का तरीका तो 72 तो डिवाइड हो ही जाएगा। अब बचा 2 74 में, तो 2 की पावर 100 कर दीजिए आप। ठीक है, अब समझिएगा जो 100 है, 100 से हम शेष वाला फार्मूला लगाते हैं। जो घातांक है, घातांक में हम 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, घातांक में हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करने पर यदि शेष 1 आएगा, यदि शेष 1 आएगा तो हम आधार की पावर 1 करते हैं। ठीक है, आधार की पावर 1 करते हैं। शेष 2 आता है तो हम आधार की पावर 2 करते हैं,
ये रूल है, शेष 3 आता है तो आधार की पावर 3 करते हैं, और शेष 4 आता है, शेष 0 आता है तो आधार की पावर 4 करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा ही करते हैं। तो अब देखिएगा 2 की पावर 100 है, 100 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाता है 25 में, यानी शेषफल यहाँ पे कितना आया, 0 आया। ठीक है, शेषफल 0 आया, तो 0 आया तो आधार हमारा यहाँ पे 2 है तो हम 2 की पावर 4 कर देंगे। ठीक है, तो 2 की पावर 4 जब आप करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, आपका कितना आ गया, 16। जब 16 को एक बार 72 को हमने डिवाइड किया था, अब बचा 16 हमारी संख्या। अब 16 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा और शेष जो बचेगा वो आपका आएगा 7। कुछ इस तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, शेष आ गया 7। ठीक, तो हमसे यही तो पूछ रहा है कि निम्न में से शेष क्या होगा, तो शेष इसका आंसर होगा 7। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, लगाने का तरीका समझ में आ गया होगा कि जब ऐसी संख्या दी गई होगी तो इसमें से हम देख लेते हैं कि कितनी संख्या तक हमारा डिवाइड हो जा रहा है। जो शेष बचता है, शेष में फिर घातांक को 4 से भाग दे देते हैं, घात को 4 से भाग देने पे जो शेष आता है उसी आधार को, आधार पे उतना ही घात लगा देने के बाद फिर से उसी संख्या से भाग दे देते हैं जिस संख्या से हम पहली बार भाग दिए हैं, और जो शेष फल आता है वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, √3 माइनस √2 और इसके व्युत्क्रम का समांतर माध्य क्या होगा। ठीक है, √3 माइनस √2 का व्युत्क्रम होगा 1/√3 माइनस √2। इसका हम परिमेयीकरण कर देते हैं, तो जब परिमेयीकरण करेंगे तो ये √3 प्लस √2 से हम इसके ऊपर और नीचे अंश और हर में दोनों में गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे इस तरीके से कि यहाँ जाएगा √3 प्लस √2 अपान, ये हो गया आपका a माइनस बी और ये हो गया आपका a प्लस बी, दिख रहा है फॉर्म। और आप जानते हैं कि a² माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी a प्लस बी, ये हो गया आपका फॉर्म, ये भी समझ में आ रहा होगा। तो इस हिसाब से a² माइनस बी स्क्वायर तो √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, यही बना हमारा। √3 को जब हम ओपन करेंगे, खोलेंगे तो इसका 3 आएगा, और जब √2 का स्क्वायर करेंगे तो इसका 2 आएगा, यानी ये 1 आएगा। तो आपका जो इसका व्युत्क्रम प्राप्त हो रहा है, व्युत्क्रम जो प्राप्त हो रहा है, तो व्युत्क्रम आपको मिला √3 प्लस √2। ठीक है, और हमें पहली संख्या √3 माइनस √2 दिया गया था, तो हमसे क्या पूछ रहा है, समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर हमको पता है, समांतर माध्य बराबर हमको पता है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग, ये पद हो गया हमारा पहला, ये दूसरा पद था, बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है, 2 है, एक है √3 माइनस 2 पद है, एक है √3 प्लस 2 पद है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पदों की संख्या 2 हो गई। अब आप देख रहे होंगे कि यह माइनस में है या प्लस में है, तो ये दोनों कट गए आपस में, तो ये आपका बचा 2√3 डिवाइड बाई 2, √3 प्लस √3 2√3, 2√3 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 आपका डिवाइड हो गया, बचा √3। ठीक है, इस तरीके से आपका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, मान लीजिए x और y ऐसी दो धनात्मक संख्याएं हैं कि जब x में 2 कम किए जाते हैं, जब x में 2 कम किए जाते हैं, ठीक है, और y में 2 की वृद्धि की जाती है, और y में 2 की वृद्धि की जाती है, तो इनका अनुपात 2:1 का हो जाता है। ठीक है, फिर दूसरा कह रहा है कि जब x में 2 की वृद्धि की जाती है और y में 2 कम किया जाता है, तो इनका अनुपात 3:1 हो जाता है। तब निम्न में से कौन सी संख्या x माइनस वाई के बराबर है, यही हमारा प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए कोई नहीं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको देखते हैं, इसका गुणा यहाँ करते हैं, इसका गुणा यहाँ करते हैं, तो हो गया आपका x माइनस 2 बराबर, फिर 2 का यहाँ पे हो जाएगा 2y प्लस 2, 2 जा 4। ठीक है, पंचांतर कर लेते हैं, x माइनस 2y बराबर 4, और इधर से माइनस 2 इधर आ जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बराबर 6 हो जाएगा, यानी x माइनस 2y इक्वल टू 6। इसी तरीके से इसको भी कर लेते हैं, तो हो गया x प्लस 2 बराबर 3y माइनस 6, तो हो गया x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 6 माइनस 2, यानी हो गया आपका माइनस 8, तो हो गया x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 8। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो हम यहाँ से x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 8 इक्वेशन नंबर 2 है,
तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम इसके साइन को चेंज कर देते हैं, ठीक है, जोड़ने के नियम से। तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ +3y है -2y है, यानी यहाँ बचा y। y इक्वल टू, ये भी प्लस प्लस में हो गया तो आ गया आपका 14। y इक्वल टू 14 आ गया। तो किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो x माइनस 2y 14 इंटू 2 यानी 14 दूनी 28 बराबर 6 के। तो x बराबर 6 धन 28, ठीक है, बराबर है आपका 34, यानी x बराबर 34 आ गया, y बराबर 14 आ गया। तो हमसे x माइनस वाई पूछ रहा है, यानी 34 माइनस 14 बराबर 20। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट, मान लीजिए कि n जो है, मान लीजिए कि जो n है ये आपका 1 से बड़ा है, एक भाज्य धनपूर्ण संख्या है। भाज्य है, किसी भी संख्या से भाज्य है, भाज्य है, अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, यह एक भाज्य संख्या है। ठीक, फिर कह रहा है कि जिसका वर्गमूल, देखिए भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होती है, तो आपको बता दें, भाज्य संख्याएं वो हैं कि जो खुद के अलावा भी एक और खुद के अलावा भी किसी और संख्या से विभाजित हों, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन अभाज्य संख्या वो हैं कि जो एक या खुद के अलावा किसी और भी संख्या से विभाजित ना हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो हम चलिए, कह रहा है जिसका वर्गमूल एक पूर्णांक नहीं है, ये भी आपसे कह रहा है कि जो इसका वर्गमूल है वह एक पूर्णांक नहीं है। तो निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। तो देखिए, दो अगर हम लेंगे तो दो आपका एक सम अभाज्य संख्या होती है, तो 3 एक अभाज्य संख्या है, विषम संख्या है। 4 लेंगे हम तो 4 का जो वर्गमूल होगा वह एक पूर्णांक में आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम 4 को नहीं लेंगे, 5 एक अभाज्य संख्या हो गई, हम 6 को ले लेते हैं। तो मान लिया n बराबर 6 है, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं अभी के लिए कि n बराबर 6 दिया हुआ है हमारा। ये हमने मान लिया प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। अब क्यों माना, क्योंकि जो इसका पूर्णांक होगा, जो इसका वर्गमूल आएगा 6 का वर्गमूल आपका पूर्णांक संख्या नहीं होगी। पूर्णांक संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या वो है जो संख्याएं आपकी पूर्ण होती हैं, उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 -1 2 3 4 5 6, मतलब जो भी है संख्या पूर्ण हो, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से। जैसे कि √6 जो होगा आपका, 6 का जो वर्गमूल आएगा ये आएगा आपका 2.45, ठीक है, 2.45। तो ये एक पूर्णांक संख्या नहीं है। ठीक है, ये हमारे समझने के लिए हो गया। अब हम पढ़ते हैं ऑप्शन को, क्या कह रहा है हमारा कथन, क्या कह रहा है। कह रहा है कि n का एक गुणक है जो 1 से बड़ा है पर n के वर्गमूल से छोटा है। ध्यान दीजिएगा, n का एक वर्गमूल है तो n का वर्गमूल यही आ रहा है 2.45। तो उसका कह रहा है कि n का एक गुणक है जो 1 से बड़ा है पर n के वर्गमूल से छोटा है। तो यह सही हो सकता है, क्यों, क्योंकि n का वर्गमूल 2.45 है और 1 से बड़ा है, तो यानी कि 1 से लेके 2.45 के बीच की कोई भी संख्या हो सकती है हमारा n का गुणक, यानी कि हमारा कथन एक सही है, यह फॉलो कर रहा है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि n का एक गुणक है जो कि n के वर्गमूल से बड़ा है पर n से छोटा है। ये भी फॉलो कर रहा है, ऐसे फॉलो कर रहा है क्योंकि n का वर्गमूल हमारा आया 2.45 और n है 6, तो n से छोटा कोई भी संख्या हो सकता है, 3 4 5 तक हो सकती है, 3 4 5 तक हो सकती है, और n के वर्गमूल से बड़ा है, 2.45 से बड़ा है, यानी कि हमारा यह भी कथन सही है। तो हमारा कौन सा सही है उपयुक्त कथनों में से, तो हमारा दोनों सही है। ठीक है, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट, द्विआधारी संख्या 1110 का तुल्य दशमलव मान क्या होगा। देखिए, जब ऐसे प्रश्नों का दशमलव मान निकालना होता है तो दशमलव मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि दहाई की तरफ से, सॉरी इकाई की तरफ से, यानी अपने दाहिने तरफ से हम 2 की पावर लिखते हैं। ठीक है, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। ठीक है, इस तरीके से हम लिखेंगे और सबके मान को जोड़ देंगे। ठीक है, सबके मान को जोड़ देंगे।
तो जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आप समझिएगा कैसे करना है, देखिएगा फिर से। 2 की पावर 0 का मान होता है 1। किसी भी संख्या के घात पे अगर पावर 0 है तो उसका मान आता है 1। लेकिन इसका हम करेंगे इससे मल्टीपल। ठीक है, क्या करेंगे, ऊपरी संख्या से मल्टीपल करेंगे। ठीक है, गुणा करेंगे। ठीक, और गुणा करने के बाद नीचे ही हम लिखेंगे, तो इसका गुणा करेंगे 1 आया, 1 का गुणा करेंगे 0 से तो 0 ही आ गया, फिर लिखे प्लस। 2 की पावर 1 है तो इसका मान 2 आएगा, 2 का गुणा 1 से करेंगे तो आ गया 2, फिर प्लस। 2 की पावर 2 है तो हो गया 2 दूनी 4, 4 एक कम 4 लिख दिए। ठीक है, फिर प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 एक कम 8 हो गया, प्लस 2 की पावर 4 है लेकिन ये 0 से गुणा करना है तो इसका 0 ही हो जाएगा, क्योंकि उसका किसी भी संख्या का 0 से गुणा करेंगे वो 0 ही आएगा। अब बचा 2 की पावर 5, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि ये आएगा आपका 32 और 32 से कम 32। ठीक है, अब आप जोड़ दीजिए, 32 8 40, 40 4 44 2 46, आपका आंसर आ गया 46, यानी ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट, असंधाधित निविष्ट आंकड़ों इनपुट डेटा को उपयोगी सूचना में परिवर्तित करने के लिए सभी कंप्यूटरों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत प्रचालन निष्पादित नहीं किया जाता है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि नहीं किया जाता है, तो इसमें से जो है आपका सही उत्तर बनेगा स्विचिंग। स्विचिंग नहीं किया जाता, इसमें निवेशन इनपुटिंग भी होता है, स्टोरिंग भी होता है, आउटपुटिंग भी होता है, लेकिन स्विचिंग नहीं होता। तो स्विचिंग क्या होता है, स्विचिंग एक ऐसी तकनीक है कंप्यूटर क्षेत्र में जिसके द्वारा विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्क और नेटवर्क सेगमेंट के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, उसे स्विचिंग के रूप में जानते हैं। ठीक है, स्विचिंग कंप्यूटर नेटवर्क में एक ऐसा तंत्र है, एक ऐसा सिस्टम है जो एक बड़े नेटवर्क में कई पथ होने पर डेटा ट्रांसमिशन के लिए सबसे अच्छा मार्ग तय करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, उसे हम स्विचिंग बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी अत्यधिक तीव्रगामी है और सीपीयू एवं मुख्य मेमोरी के बीच उच्च वेग बफर के रूप में कार्य करती है। ठीक है, हमसे यही पूछ रहा है, तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा कैश मेमोरी। ठीक है, तो कैश मेमोरी होगा इसका हमारा सही आंसर। तो कैश मेमोरी होता क्या है, इसे हम जान लेते हैं। देखिए, जो कैश मेमोरी है ये एक प्राथमिक मेमोरी है। ठीक है, इसे हम प्राथमिक मेमोरी कहते हैं। जैसे रैम है और सीपीयू के बीच का यह अत्यंत तेज मेमोरी होती है। यह प्राथमिक मेमोरी रैम और सीपीयू के बीच का अत्यंत तेज मेमोरी होती है। यह रैम और हार्ड डिस्क के मुकाबले में फास्ट होती है, बार बार प्रयोग होने वाले डेटा व निर्देश को स्टोर करने में यह सक्षम है। इसकी गति तीव्र होने के कारण प्रोसेसर की गति में यह वृद्धि कर देता है। ठीक है, सीपीयू से इसका सीधा जुड़ाव होता है। यह रैम और सीपीयू के मध्य उसके बफर के रूप में कार्य करता है। यही हमारा प्रश्न भी पूछा गया है, सीपीयू एवं मुख्य मेमोरी के बीच उच्च वेग बफर का कार्य कौन करता है, तो ये हमारा कैश मेमोरी करती है। कैश मेमोरी के कारण सीपीयू बसेज यूज नहीं करता है। कैश मेमोरी की साइज आपकी 256 केबी से 4 MB तक की होती है। ठीक है, यह एक फास्टर मेमोरी है। सीपीयू चिप के करीब यह स्थित होती है हमारे सीपीयू में। सीपीयू को स्पीड अप करने में यूज की जाती है। सीपीयू द्वारा इसे बार बार प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब जान लेते हैं रैम क्या है। ठीक है, रैम जो है इसका फुल फॉर्म होता है रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका अन्य नाम मेन मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी, अस्थायी मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी इसको हम जानते हैं। यह एक माइक्रोचिप से बना हुआ एक तीव्र सेमीकंडक्टर मेमोरी होता है। सीपीयू द्वारा इसमें संग्रहित सूचनाओं को क्रम के अनुसार रीड न करके सीधे रैंडमली रीड करता है वो।
ठीक है। यह सभी कैलकुलेशन इसी मेमोरी में आपके संपन्न होते हैं, ठीक है, कैश मेमोरी में। अब हम जान लेते हैं कि आपके रोम को फिर क्या कहते हैं। रोम मेमोरी क्या है? देखिए यह एक स्थायी मेमोरी है, ठीक है। रैम अस्थायी है, रोम स्थायी है। इसमें डेटा एवं सूचनाएं स्वयं नष्ट नहीं होती एवं उन्हें बदला भी नहीं जा सकता, इसे केवल पढ़ा जा सकता है। और इसका फुल फॉर्म होता है आपका रीड ओनली मेमोरी। पावर सप्लाई बंद होने पर भी इसमें सूचनाएं बनी रहती हैं, ठीक है। आप जान लीजिए फ्लैश मेमोरी किसे कहते हैं। तो फ्लैश मेमोरी वही है जो हमारा पेन ड्राइव है, उसे हम फ्लैश मेमोरी के रूप में जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है, ठीक है। तो इसमें से इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है, फायरफॉक्स भी है, फेरोडा नहीं है, गूगल क्रोम भी है। ये आपका वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर है मतलब एक सर्चिंग ब्राउजर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा 1 GB सूचना को निरूपित करता है, ठीक है। 1 GB को कौन सा निरूपित करता है? तो 1 GB बराबर होता है आपका 1024 MB, ठीक है। 1 MB बराबर होता है 1024 KB। 1 KB बराबर होता है 1024 बाइट्स, ठीक है। 1024 बाइट्स होते हैं। और 1 बाइट्स बराबर होता है 1024 बिट, ठीक है। और कुछ और डाटा नोट कर लेते हैं, जैसे कि आपका एक टीबी बराबर होता है आपका 1024 GB, ठीक है। और आपका एक पीबी बराबर होता है, पीबी को पेटाबाइट बोलते हैं, इसका हो जाएगा 1024 TB। और 1024 पीबी बराबर होगा आपका एक एक्साबाइट, ठीक है। ईबी बोलते हैं उसको, एक्साबाइट बोलते हैं। इसी तरीके से एक जेटाबाइट बराबर होता है आपका 1024 एक्साबाइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में स्त्री जननांग नहीं है, ठीक है। तो अंडाशय है, ओवरी है आपका, ठीक है। आपका फिर कह रहा है अंडवाहिनियां जिसे हम कहते हैं ओविडक्टस, ठीक है। सर्विक्स गर्भाशय ग्रीवा, और आपका हो गया स्टैमेन पुकेंसर, ठीक है। तो इसमें से 3 आपके अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भाशय ग्रीवा ये स्त्री जननांग है। आपका पुंकेसर नहीं है, पुंकेसर आपका वृक्ष का है, ठीक है। पुंकेसर आपका वृक्ष का है, ठीक है। पुंकेसर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह एक पुष्प का नर जननांग है, यह स्त्री जननांग नहीं है, यह नर जननांग है। यह पतला तंतु के समान होता है। इसके शीर्ष भाग पे परागकोश होता है जिसे हम परागकण कहते हैं, और इसका मुख्य कार्य परागकणों को उत्पन्न करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे वनस्पति जगत का उभयचर नहीं कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न है कि नहीं कहा जाता। तो देखिए वनस्पति जगत का जो उभयचर कहा जाता है, वनस्पति जगत का उभयचर जिसे हम एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं, ठीक है, वो हम बोलते हैं आपके, हमारे 2 हैं। एक होता है हमारा आपका ब्रायोफाइटा, ठीक है, ब्रायोफाइटा, और एक है आपका ट्रैकियोफाइटा, ठीक है, ट्रैकियोफाइटा। ब्रायोफाइटा के 3 होते हैं, हिपेटिसी, या इसे हम लीवरवर्ट्स भी बोलते हैं। एक है मसाई और एक है आपका एंथोसिरोटी, ठीक है, एंथोसिरोटी। तो जैसा कि आपको बता दें, आप यहाँ पे देखेंगे हमारे प्रश्न में कहा है कि वनस्पति जगत का उभयचर किसे नहीं कहा जाता है। तो इसमें जो हमारा आंसर बनेगा वह है स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा आपका उभयचर श्रेणी में नहीं आता है। यह एक शैवाल है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है। यह पौधा एक सिल्क के धागे की तरह हरे रंग का दिखाई देता है, ठीक है, जो जल की ऊपरी सतह पे तैरता है, ठीक है। जो आपका रिक्सिया है, फ्यूनेरिया है, मार्केंसिया है,
ये आपके हिपैटिसी लीवर वर्ड्स के अंतर्गत आते हैं, जो कि आपका ब्रायोफाइटा का समूह का है। ठीक है। रिक्सिया ये आपका हरा चपटा रिबन जैसा पृष्ठधारी व द्विभाजी शाखाओं द्वारा तथा गुदेदार होता है। इसमें अत्यधिक द्विभाजन शाखाएं होती हैं, इसलिए यह आपका रोसेट शेप में होता है। ठीक है। फ्यूनेसिया फ्यूनेसिया की अगर हम बात करें तो इसकी लगभग 117 प्रजातियां पूरे विश्व में पाई जाती हैं, जिसमें से 15 प्रजातियां आपके भारत में पाई जाती हैं। ठीक है। ये इनके बारे में कुछ मुख्य बातें हैं। मार्केंसिया की बात करें तो मार्केंसिया आपका लीवरवर्ट्स या हिपेटिसी के समूह का है। यह सबसे आदिम ब्रायोफाइटा में से एक माना जाता है। ठीक है। ब्रायोफाइटा क्या है? ब्रायोफाइटा आपके प्रथम स्थलीय पादप हैं। इनमें निषेचन के लिए जल की उपस्थिति अनिवार्य होती है, इसलिए इन्हें वनस्पत जगत का उभयचर कहते हैं, स्वपोषी होते हैं। ठीक है। ब्रायोफाइटा में संवहन ऊतक, वैस्कुलर टिश्यू तथा वास्तविक जड़, ट्रू रूट्स, ठीक है, वास्तविक जड़ आपका जो है ट्रू रूट्स है का अभाव होता है, ये नहीं पाए जाते। ठीक है। ट्रू रूट्स और आपके वैस्कुलर वैस्कुलर टिश्यू इसमें नहीं पाई जाती हैं आपके ब्रायोफाइटा में, इसमें अभाव होता है। इसमें जड़ों के स्थान पे आपका मूलाभास होता है। ठीक है। रिजॉइड्स होता है, पाए जाते हैं। अधिकतर ब्रायोफाइटा में क्लोरोफिल पाया जाता है, ये भी स्वपोषी होते हैं। इनमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन होता है। ठीक है। अब हम कुछ ब्रायोफाइटा के 3 पार्ट हमने किए थे, जिसमें हमने पढ़ा आपसे हिपैटिसी या लीवर्स, ये होते हैं। इनमें जड़, तना, पत्तियां नहीं होती हैं। ठीक है। इनमें जड़, तना, पत्तियां नहीं होती हैं। मशाई की बात कर लें तो मशाई में तना तथा पत्ती जैसी रचना पाई जाती है। और एंथ्रोसिरोटी की अगर हम बात करेंगे तो इन पौधों का शरीर सूचकांक होता है, सॉरी सुकायक होता है, फूला हुआ होता है। इनमें बीजाणु उद्भिद में सीटा अनुपस्थित होता है। ठीक है। इनमें बीजाणुभिद में सीटा अनुपस्थित होता है। ये हमारे कुछ मुख्य महत्वपूर्ण टॉप पॉइंट्स थे जो कि इन ऑप्शंस के बारे में थे। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वनोन्मूलन का परिणाम नहीं है? ठीक है। तो बढ़ता भौम जल स्तर, देखिए वनोन्मूलन का मतलब हुआ वनों की कटाई, तो वनों की कटाई से ऐसा कौन सा परिणाम है जो नहीं हो रहा है? बढ़ता भौम जल स्तर, यही आपका सही आंसर है। ऐसा नहीं होता है। घटती जैव विविधता, बिल्कुल वनों की कटाई से जैव विविधता हमारी घटेगी, मृदा अपरदन भी बढ़ेगा, और वृष्टि मतलब वर्षा होता है तो वर्षा भी हमारी कम होगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सामान्य पुरुष में निम्नलिखित गुणसूत्रों में से किसमें बेमेल युग्म है? ठीक है। सामान्य पुरुष में इसका जो इंग्लिश वर्ड है सामान्य पुरुष का, वो है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम्स हैज अ मिसमैच्ड पेयर इन अ नॉर्मल ह्यूमन मेल? नॉर्मल ह्यूमन मेल की बात कर रहा है। ठीक है। तो मेल में जो आपका गुणसूत्र होते हैं वो एक्स और वाई होते हैं। ठीक है। तो इसमें बेमेल युग्म जो होता है वो एक्स होता है, क्योंकि एक्स एक्स आपका महिला का होता है, एक्स वाई आपके पुरुष का होता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सी है यही बेमेल युग्म है, यही आपका आंसर यहाँ पे सही है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वैक्सीन शब्द की व्युत्पत्ति एक लैटिन शब्द से हुई है जिसका अर्थ क्या है? प्रतिरक्षी, एंटीबॉडी, इम्यूनिटी, काउ, या आपका गिनी पिग। ठीक है, गुयाना पिग। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका काउ, गाय। इसके बारे में भी हम कुछ चीजों को जान लेते हैं। देखिए जो वैक्सीन शब्द है, ठीक है, जो वैक्सीन शब्द है इसको एडवर्ड जेनर ने दिया था। किसने दिया था? एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने दिया था। लैटिन शब्द वेक्का से आया हुआ है, लैटिन शब्द वेक्का से आया हुआ है, जिसका अर्थ है गाय। एडवर्ड जेनर ने पहली बार दुनिया का पहला टीका बनाया था, जो 1796 ईस्वी में उन्होंने चेचक का टीका बनाया हुआ था। किसका बनाया था? चेचक का टीका। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, किसी व्यक्ति की दोनों आंखों से बनने वाले प्रतिबिंब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोनों आंखें वस्तुतः एक ही प्रतिबिंब को देखती हैं, एक आंख वस्तु के आधे भाग को देखती है। दोनों आंखें उनके द्वारा देखे जाने वाले दोनों प्रतिबिंबों को संयुक्त करती हैं। प्रत्येक आंख किंचित भिन्न प्रतिबिंब को देखती हैं। तो आपका ऑप्शन डी है जो सही है। जो हमारी एक आंख होती है वो लगभग 150 डिग्री तक देखती है,
और दोनों आंखें मिलकर हमारी लगभग 180 डिग्री तक देखती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा कथन सही है? सूक्ष्म तरंगों का तरंगदैर्घ्य का रेंज होता है अवरक्त तरंगों और रेडियो तरंगों के बीच, दृश्य तरंगों और अवरक्त प्रकाश के बीच, गामा किरणों और एक्स किरणों के बीच, एक्स किरणों और दृश्य प्रकाश के बीच। ठीक है, तो इसमें हम आपको कुछ प्रकाश जो तरंग दैर्घ्य का रेंज है, वेव लेंथ रेंज है, वेव रेंज है, उसको हम आपको नोट करा दे रहे हैं। इसको वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव्स रेंज बिटवीन हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इंफ्रारेड वेव एंड रेडियो वेव, विजुअल वेव एंड इंफ्रारेड लाइट, गामा रे एंड एक्स रे एंड विजुअल वेव। ठीक है, तो हम इसमें आपको कुछ पॉइंट्स बता दे रहे हैं। जैसे आपका गामा का है, तो गामा रे है जो आपका 10⁻⁻16 मीटर से 10⁻⁻10 मीटर तक इनकी रेंज होती है। एक्सरे की जो रेंज है वो है आपका 10⁻13 से 10⁻8 तक। परावैगनी, ठीक है, परावैगनी जिसे हम अल्ट्रावायलेट बोलते हैं। ठीक है, अल्ट्रावायलेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका होगा आपका 10⁻8 से 400 नैनोमीटर तक। ठीक है, फिर इसके बाद में आप दृश्य प्रकाश का देख लेते हैं। दृश्य प्रकाश, विजुअल वेव। ठीक है, इसी का हमसे पूछ रहा है ये किसके किसके बीच में आता है, तो अभी हमें मिल जाएगा 400 से 700 तक। ठीक है, 400 से 700 तक है ये। फिर आप देख लीजिए आपका अवरक्त का देख लीजिए। ठीक है, अवरक्त जिसे हम इंफ्रारेड बोलते हैं, ये आपका 700 से 10⁻³ तक है। अब आप माइक्रोवेव का देख लीजिए। ठीक है, माइक्रोवेव का देख लीजिए। माइक्रोवेव का है 10⁻³ से 10⁻⁻1 तक। और आप देख लीजिए रेडियो का। ठीक है, रेडियो का देख लीजिए तो है आपका 10⁻1 से 10⁻6 तक। ठीक है, तो आप देखिएगा कि हमसे पूछ रहा है कि दृश्य प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य का रेंज होता है वो किसके किसके बीच में है। तो आप ऑप्शन ए तरंग दैर्घ्य और रेडियो तरंग के बीच में देखेंगे तो तरंग दैर्घ्य आपका 700 न्यूटन मीटर से 10⁻³ है, तो 400 से 700 है। ठीक है, तो 700। इधर आपका देखेंगे आप कि रेडियो 10⁻1 से 10⁻6 तक है, तो आप 10⁻6 से देखेंगे तो 700 न्यूटन मीटर नैनोमीटर के बीच में, तो इसी में आपका दृश्य प्रकाश आएगा। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन ए जो है वह सही है। इसका सही उत्तर आपका होगा सूक्ष्म तरंग क्या कहते हैं, अवरक्त तरंग और रेडियो तरंग के बीच में। ठीक है, इंफ्रारेड एंड रेडियो वेव के बीच में आएगा ये। हाइड्रोजन परमाणु का आकार निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये होता है आपका 10⁻10 मीटर। ठीक है, यही आपका सही आंसर है, ये आपका सही आंसर है। तो कुछ बातें जान लेते हैं हाइड्रोजन के बारे में भी। तो हाइड्रोजन के नाभिक में एक प्रोटॉन होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। ठीक है, इसमें न्यूट्रॉन, इसके नाभिक में, हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है, उपस्थित नहीं होता है। परमाणु हाइड्रोजन ब्रह्मांड के मूलभूत बेरोनिक द्रव्यमान का लगभग 75% होता है। ठीक है, कौन से? बेरोनिक द्रव्यमान, बेरोनिक द्रव्यमान के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बल संबंधी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, बल संबंधी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये हमसे पूछ रहा है। धनात्मक बल आकर्षण प्रकृति का होता है, ऋणात्मक बल प्रतिकर्षी प्रकृति का होता है। धनात्मक बल आकर्षक और प्रतिकर्षी दोनों प्रकृति का हो सकता है। ऋणात्मक बल आकर्षक प्रकृति का होता है। तो इसका जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन डी आपका इसका सही उत्तर है। देखिएगा, जो ऋणात्मक बल है वो आकर्षक प्रकृति का होता है। ऋणात्मक बल कहते किसे हैं, पहले ये जान लेते हैं। ऋणात्मक बल आकर्षक प्रकृति का होता है
किसी पिंड पर आरोपित बल के विपरीत दिशा में कार्य करने वाले बल को ऋणात्मक बल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ लेते हैं आपका गुरुत्वाकर्षण बल। जब आप किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, तो पृथ्वी से ऊपर जब आप फेंकते हैं तो पिंड पर आरोपित बल विपरीत दिशा में कार्य करने लगता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल उसे नीचे की ओर खींचने लगता है, जबकि हमने उसे ऊपर की ओर फेंका है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु को नीचे की ओर खींचने लगता है, जबकि हमने वस्तु को ऊपर की ओर फेंका है। तो यही जो विपरीत दिशा में, वस्तु को हमने ऊपर फेंका है लेकिन विपरीत दिशा में नीचे की तरफ कार्य करने वाले बल को ऋणात्मक बल कहते हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण बल उसे नीचे खींच रहा है, उसे आकर्षित कर रहा है। ठीक है, और यह एक ऋणात्मक बल है। तो इससे हमें समझ में आ गया होगा कि जो बल संबंधी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो ऋणात्मक बल जो है वो आपका आकर्षक, उसका प्रकृति ऋणात्मक बल आकर्षक प्रकृति का होता है। ठीक है, ये आपको खींचता है, आकर्षक बल है। इसका है ए नेगेटिव फोर्स इम्प्लाइज अट्रैक्टिव नेचर। ठीक है, इम्प्लाइज अट्रैक्टिव नेचर का होता है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यदि किसी परावैद्युत पदार्थ को किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना होगी। वेयर अ dielectric material is kept in an internal electric field, which one of the following phenomena may be realized। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है, तो इसमें आंसर क्या बनेगा, यही हमसे पूछ रहा है कि मैग्नेटाइजेशन होगा, पोलराइजेशन होगा, या फोटोनाइजेशन होगा, या फिर सर्कुलराइजेशन होगा। ठीक है, तो देखिए इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा आपका पोलराइजेशन। ठीक है, तो पोलराइजेशन होता क्या है ये जान लेते हैं कि यदि किसी परावैद्युत पदार्थ को किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, बाहरी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इनके धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों के जो केंद्र हैं वो पृथक पृथक हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, जिससे इनमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। ठीक है, उत्पन्न होता है। इस घटना को, इस परिघटना को वैद्युत ध्रुवण कहते हैं। ठीक है, इस घटना को वैद्युत ध्रुवण कहते हैं, इसी को हम आपका पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जल में मिलाए जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पीएच को परिवर्तित नहीं करेगा, हमसे यही पूछ रहा है। ठीक है, तो NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, NaCl सोडियम क्लोराइड। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, यह परिवर्तित नहीं होगा, जल में घुलने पे इसके पीएच मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। चलिए ऑप्शन ए को देख लेते हैं, यह क्षारीय है, इसका पीएच मान 8.5 है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का जो पीएच मान हो है ये अम्लीय प्रकृति का है, ये क्षारीय है। आपको पता है कि 7 जो है 7 से कम होने पर अम्लीय होगा पीएच मान, और 7 से अधिक होने पर क्षारीय होगा। ठीक है, तो इसका जो पीएच मान है ये आपका 4.5 से 6 के बीच में आता है, तो ये एसिड है, एस्टिक होगा ये। सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा, यह भी आपका क्षारीय होता है। ठीक है, जलीय घोल में, तो जो आपका सोडियम क्लोराइड है इसी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट, जल में मिलाए जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश किरण पुंज प्रकीर्णित नहीं करेगा। ठीक है, हमसे यही पूछ रहा है, कॉपर सल्फेट, चाक पाउडर, दूध या स्याही। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। ठीक है, तो हमें समझने में आसानी होगी, हमें इसका आंसर निकालने में आसानी होगी। ठीक है, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल या अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है, प्रसारित हो जाता है। ठीक है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और ध्यान रखिएगा कि जो भी कोलोइडल सॉल्यूशन है, ठीक है, जैसे ब्लड, स्टार्च, मिल्क, सॉप,
ये सब आप में, इसमें आपका जो प्रकाश है वो प्रकीर्णित होता है। ठीक है, तो इसमें जब चाक पाउडर को जल में मिलाएंगे तो होगा, बिल्कुल होगा, दूध से भी होगा, स्याही से भी होगा। ठीक है, नहीं होगा तो किससे नहीं होगा, कॉपर सल्फेट से नहीं होगा। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन ए सही है। ठीक, नेक्स्ट, धात्विक जिंक निम्नलिखित में से किसका अपचयन नहीं करेगा। हमसे यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिड्यूस बाय मेटेलिक जिंक। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका, जो इसका सही आंसर है वो होगा आपका, क्या कहते हैं, एल्युमिनियम। ठीक है, Al+3। ठीक है, इसका Al+3 है, ये है आपका 3+ इसका है। ठीक है, जिंक के बारे में कुछ जान लेते हैं। जिंक की बात उठी है तो जिंक का परमाणु क्रमांक 300 है। यह Al+3 से जो जिंक है, Al+3 ये जिंक से ज्यादा प्रतिक्रियाशील पदार्थ है। ठीक है, ये आपका ज्यादा प्रतिक्रियाशील पदार्थ है, प्रतिक्रियाशील पदार्थ है, इसलिए इसका अपचयन धात्विक जिंक से नहीं हो पाएगा। ठीक है, कॉपर, हाइड्रोजन और आपका Ag का होगा। ठीक, नेक्स्ट, क्योंकि ये कम प्रतिक्रियाशील है। निम्नलिखित में से किसने प्रोटॉन की खोज की थी। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि किसने प्रोटॉन की खोज की थी। हु एमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड प्रोटॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन की खोज आपके किया था किसने, ऑप्शन के हिसाब से, जैसे कि हमने रदरफोर्ड का नाम भी सुना है। ठीक है, रदरफोर्ड का भी नाम सुना है, और यहाँ पे है आपके ऑप्शन में गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, चैडविक, थॉमसन। जैसे कि हमने ईटा पर नाचे सुना है, हमने पढ़ा होगा रदरफोर्ड कि प्रोटॉन की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने की, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। हम आपको कुछ चीजें बता रहे हैं, आपका ऑप्शन सही है गोल्डस्टीन। ठीक है, कैसे है अब बताते हैं, समझिएगा। प्रोटॉन की खोज 1886 ईस्वी में, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस के रूप में, हाइड्रोजन के रूप में गोल्डस्टीन ने किया था। किसने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था। जबकि सन 1920 में, ठीक है, 1920 में प्रोटॉन का नाम रदरफोर्ड ने दिया था। रदरफोर्ड ने आपको प्रोटॉन नाम दिया था। ठीक है, प्रोटॉन को नाम दिया था। प्रोटॉन एक आपका धनात्मक आवेशित कण है, इसका आवेश जो है आपका +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, ये आप जान लीजिए। ठीक, इसका आवेश, प्रोटॉन का आवेश, और इलेक्ट्रॉन का वही निगेटिव होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित संतुलित समीकरण पर विचार कीजिए। आपको दिया है CO2H2 CH3OH, एथेन है ये। कह रहा है कि H2 के 2 मोल, तो 2 मोल तो यहाँ H2 के दिए ही हैं। ठीक है, H2 के आगे 2 लिखा है तो 2 मोल हो गए, तो CO+H2, फिर से देख हम यहाँ पे बना लेते हैं समझने के लिए। H2 के 2 मोल के साथ CO के 2 मोल की अभिक्रिया से एथेन के कितने मोल प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा कि H2 के 2 मोल तो कर दिए, हम CO के भी अगर 2 मोल करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 मोल कर देते हैं, तो इससे हमारा एथेन के कितने मोल प्राप्त होंगे। तो ध्यान रखिएगा, गौर से समझिएगा कि यहाँ पे कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, यानी 3 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, अब गौर से समझिएगा कि हाइड्रोजन के 2 मोल मिलकर जिस एथेन का निर्माण किए हैं, ऐसे में कार्बन का 1 ही मोल हो चाहे 2 मोल हो, अभिक्रिया के साथ वह 1 ही मोल प्रदान करेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड 1 ही मोल प्रदान करेगा और दूसरा मोल प्रदान नहीं करेगा। ठीक है, ये बात को समझिएगा, दूसरा मोल ये प्रदान कर ही नहीं सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 मोल पहले से हैं। इस वजह से हाइड्रोजन की जो संरचना है यहाँ पे बनी हुई है, स्ट्रॉन्ग संरचना है, तो ऐसे में कार्बन मोनोऑक्साइड का 1 मोल हो या 2 मोल हो, वो आपके एथेन के 1 ही मोल को प्रोवाइड कराएंगे। इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ये समझ ही गए होंगे
हम इसको नोटिस करते हैं, यहाँ पे 2 मोल है, 2 मोल से हम यहाँ पे मिला लेते हैं इक्वेशन को। मिलान करने के बाद फिर हम यहाँ पे देखते हैं, प्रश्न में हमारे कहा इसने CO, तो CO का 1 मोल वहाँ पे एक एथेन को दे रहा है, तो यहाँ पे CO के 2 मोल भी एक ही एथेन को देगा। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगर आप यहाँ पे 2 कर देंगे, अच्छा हाँ, एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता दें कि अगर आप यहाँ पे 2 है तो अभी क्रिया को बराबर करेंगे तो यहाँ 2 कर देंगे, तो 2 कार्बन 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ये तो हो गया। लेकिन आप देखिएगा कि फिर आपके पास हो गए 3 दूनी 6 2 8 8 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पे यानी कि आपका 4s2 हो जाएगा। इस हिसाब से आपके प्रश्न के हिसाब से गलत हो गया, क्योंकि हमें हाइड्रोजन के भी 2 ही मोल लेने थे। तो जब हाइड्रोजन के 2 मोल लेंगे तो ऐसे में कार्बन मोनोऑक्साइड के 1 ही मोल हमारे वहां पे मेथेन में लागू होंगे, यानी एथेन का हमें 1 ही मोल प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अनुवादक नहीं है? हमसे यही पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा भाषा अनुवादक नहीं है। ठीक, जिसमें पूछ रहा है आपसे असेंबलर, लिंकर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर, यही हमसे प्रश्न में पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, इसमें से कौन सा नहीं है, तो इसमें से जो हमारा सही आंसर है वो है लिंकर। ठीक है, लिंकर। Which one of the following is not a language translator? ठीक है, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर इसमें से कौन सा नहीं है? असेंबलर, लिंकर, इंटरप्रेटर या कंपाइलर, तो इसमें से लिंकर नहीं है, बाकी तीनों आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं। ठीक है, लिंकर एक सिस्टम में ऐसे प्रोग्राम है जो प्रोग्राम के ऑब्जेक्ट मॉड्यूल को एक ऑब्जेक्ट फाइल के रूप में लिंक करने में मदद करता है, उसे हम लिंकर कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आउटपुट डिवाइसों का किसी डिवाइस परिचालन, कौन सा सही है हमसे पूछ रहा है कि आउटपुट डिवाइसों का किसी डिवाइस परिचालन, आगे ऑप्शन दे रखा है कि प्रयोक्ताओं द्वारा उपलब्ध किए गए इनपुट की कंप्यूटर उपयोगी रूप में व्याख्या करता है, कंप्यूटर आउटपुट की प्रयोक्ताओं के लिए बोधगम्य रूप में व्याख्या करता है, प्रयोक्ता के इनपुट को आउटपुट डिवाइस में परिवर्तित ट्रांसलेट करता है, या आउटपुट डिवाइस के साथ प्रयोक्ता के संचार को सुगम बनाता है। ठीक है, तो इसका जो हमारा सही आंसर है वह है कि कंप्यूटर आउटपुट की प्रयोक्ता के लिए बोधगम्य रूप में व्याख्या करता है, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, इंटरप्रेट्स कंप्यूटर आउटपुट इनटू यूजर अंडरस्टेबल फॉर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निष्पादन किए जाने वाले परवर्ती अनुदेश पर दृष्टि रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन से रजिस्टर का उपयोग किया जाता है? ठीक है, हमसे यही पूछ रहा है, तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है आपका प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, इसका सही आंसर है प्रोग्राम काउंटर। ठीक, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या होता है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर MAR। ठीक है, यह CPU रजिस्टर होता है। ठीक है, यह कंप्यूटर में एक CPU रजिस्टर होता है, इसका काम मेमोरी एड्रेस को स्टोर करना होता है कि CPU डेटा कहां से प्राप्त करेगा और किस पते पर भेजेगा, यह आपके MAR का काम होता है। दूसरा है आपका मेमोरी बफर रजिस्टर। ठीक है, यह मेमोरी का एक ऐसा क्षेत्र है जिसका प्रयोग अस्थायी रूप से डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। मेमोरी डेटा रजिस्टर क्या है? यह सूचना है जिसे एक ऐसे रूप में अनुवादित किया जाता है जो संचार प्रोसेसिंग के लिए कुशल है। ठीक, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा ऑडियो फाइल फॉर्मेट नहीं है हमसे पूछ रहा है? ठीक है, MIDI, WAV, SWF और हो गया आपका MPEG। ठीक है, MPEG ये हमसे आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आप जैसा कि हम आपको बता दें कि जो MIDI है इसका फुल फॉर्म होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। WAV है जो वेब फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट। SWF जो है, SWF एक एडोब फ्लैश फाइल प्रारूप होता है, इसमें वीडियो एनिमेशन जैसे काम किए जाते हैं उसमें शामिल होता है।
MPEG जो है उसे मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप कहते हैं। इसका प्रयोग ऑडियो और वीडियो संपीड़न यानी जोड़ने के और प्रसारण के लिए किया जाता है। तो देखिए हमने चारों का आपको अर्थ बता दिया, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो SWF है यहाँ पे वीडियो एनिमेशन का काम किया जाता है। एडोब फ्लैश फाइल होती है, यानी यही आपका ऑडियो फाइल फॉर्मेट नहीं है। ठीक, नेक्स्ट, एक बीट सूचना के संचयन के लिए प्रयुक्त किसी अनुक्रमिक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ को निम्नलिखित में से किस रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। ठीक है, हमसे यही पूछ रहा है कि किस रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। ठीक, तो देखिएगा, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, फ्लिप फ्लॉप या कैपेसिटर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप है, फ्लिप फ्लॉप में ये किया जाता है। अब रजिस्टर देख लेते हैं, रजिस्टर क्या होता है। रजिस्टर कंप्यूटर में प्रोसेसर का एक भाग होता है जिनका कार्य तेजी से प्रोसेसर को डाटा प्रदान कराना होता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर क्या होता है। ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को स्विच करने के काम में आता है। यह अर्धचालक पदार्थ का बना होता है। ठीक है, जिसमें आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम से मिलकर बनता है। ठीक है, और कैपेसिटर क्या है, यह विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाला दो सिरों वाला एक प्रमुख अवयव होता है, उसे हम कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा 21 और 55 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत है। तो 21 से 55 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं को हम नोट कर लेते हैं। तो 21 से 55 के बीच की सभी अभाज्य संख्याएं हैं हमारी 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 और 53। ठीक है, यह हो गई हमारी सभी अभाज्य संख्याएं। औसत बराबर होता है पदों का योग, तो हमने योग कर दिया, बटे पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, पदों की संख्या 8 है। इसको हम जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे आएगा 304 भागे 8, इसको हम कट कर देंगे आएगा 38। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका इसका सही आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, यदि ए और बी की चाल में 5:6 का अनुपात है, ठीक है, और 1.2 किलोमीटर की दौड़ में बी ए को 70 मीटर आगे से शुरुआत करने की अनुमति देता है, तो दौड़ में कौन जीतेगा और कितनी दूरी से जीतेगा, यही हमसे पूछ रहा है। तो देखिएगा, गौर करिएगा, ए की चाल को हम मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड से और बी की चाल को मान लेते हैं 6 मीटर पर सेकंड का। ठीक है, दौड़ है टोटल 1.2 किलोमीटर का, 1.2 किलोमीटर का। बी कहता है ए से कि ए तुम 70 मीटर आगे से जाके दौड़ लो। ठीक है, 70 मीटर आगे जाके दौड़ लो। 1.2 किलोमीटर को अगर हम मीटर में बदलेंगे तो आएगा आपका 1200 मीटर। ठीक है, यानी कि जो ए को दौड़ना है, तो हम ये देख लेते हैं कि दोनों को समय कितना कितना लगेगा। ठीक है, पूरी दौड़ पूरी करने में समय कितना लगेगा, तो इस समय निकाल लेते हैं, ए का समय निकाल लेते हैं। तो ए का होगा समय बराबर दूरी, तो दूरी है 1200 मीटर पूरी, जिसमें से कि 70 मीटर उसे कम ही दौड़ना है, ऐसा बी ने उसको ऑफर किया है। ठीक है, बटे चाल इसकी 5 है, तो ये हो गया आपका 1130 बटे 5 बराबर 10, 1 11, 5 दूनी 10, 5 6 30, 226 सेकेंड हो गया। ठीक है, अब बी का हम समय निकाल लेते हैं, तो बी तो पूरा 1200 दौड़ेगा, कितना है चाल उसकी 6 है, तो ये दौड़ेगा आपका 200 सेकेंड में। अब गौर करिएगा कि आपसे पूछ रहा है कि दौड़ में कौन जीतेगा, तो यहां से हमको एक चीज तो पता चल गई कि बी 200 सेकेंड में दौड़ रहा है और ए 226 सेकेंड में दौड़ पूरी करेगा, तो इससे एक बात तो हमको समझ में आ ही गई कि बी तो जीत जाएगा। अब ऑप्शन की तरफ गए, तो ऑप्शन में हम देखते हैं कि बी 200 मीटर से जीतेगा कि बी 130 मीटर से जीतेगा। अब इसे कैसे निकालेंगे, तो इसे निकालने के लिए आप गौर से समझिएगा कि जो ए है, ए 200 सेकेंड में कितना दौड़ेगा, यानी कि 200 सेकेंड में बी पूरी दौड़ को पूरी कर देता है।
26 सेकेंड एक्स्ट्रा दौड़ना पड़ेगा ए को उस दूरी को पूरा करने में। तो हम यह निकाल सकते हैं कि ए 26 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड की चाल से कितनी दूरी तय करेगा। तो दूरी बराबर चाल इंटू समय, ठीक है। तो चाल है 5 मीटर पर सेकेंड का और समय है 26 सेकेंड का, ठीक है। तो ये आ गया आपका 130 मीटर, ठीक है। यानी कि समझिएगा, जैसे यहां समझिए कि 200 सेकेंड में ए यहीं तक आया था, तो ये 26 सेकेंड बचा हुआ है। 26 सेकेंड और उसको लगेंगे ना यहाँ तक अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए, जहां बी पहुंच चुका है। तो 26 सेकेंड में ए कितनी दूरी तय करेगा, तो 130 मीटर की दूरी तय करेगा। वही 130 मीटर से बी जीता हुआ है, क्योंकि बी जब पहुंचा था तो 130 मीटर ए पीछे था, ठीक है, 200 सेकेंड में। तो यानी आपका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, एम की आयु 60 वर्ष है। हमसे कह रहा है कि एम की आयु जो है वो 60 वर्ष है, ठीक है। एम की आयु 60 वर्ष है। आर एम से 5 वर्ष छोटा है। आर एम से 5 वर्ष छोटा है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। 55 हो गया, 60 में से 5 चला गया। और वी से 4 वर्ष छोटा है। आर एम से 5 वर्ष छोटा है और वी से 4 वर्ष छोटा है, ठीक है। और v से 4 वर्ष छोटा है। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, v 4 वर्ष छोटा है होना चाहिए, ठीक है। तो v 4 वर्ष छोटा है तो ये हो जाएगा आपका 51। v का सबसे छोटा भाई है b, जो कि v से 6 वर्ष छोटा है। तो 51 में से 6 गया 45 आ गया, ठीक है। 51 में से 6 गए, आपका आ गया 45, ठीक। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो कह रहा है कि एम और बी की आयु में कितने वर्ष का अंतर है, ठीक है। एम और वी की आयु में कितने वर्ष का अंतर है। तो आप प्रश्न को देख ही रहे होंगे कि हमने बना दिया 60 से 5 वर्ष छोटा हुआ तो 55, 55 से 4 वर्ष छोटा हुआ तो 51, 51 से 6 वर्ष छोटा हुआ तो 45। एम और वी के बीच का हमसे पूछ रहा है, तो 60 में से अगर 45 हम घटा देंगे तो आएगा हमारा 15, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 15 वर्ष, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला को निम्नलिखित तरीके से क्रम बदलकर लिखा जाता है। पहले 6 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाता है, ठीक है, पहले 6 को विपरीत क्रम में लिखा जाता है। फिर अगले 6 को विपरीत क्रम में लिखा जाता है। इसी तरीके से सबको लिखा जाता है। 6 चौक 24, ठीक है, 6 दूनी 12, 6 तिक 12, 6 चौक 24, और y और z यानी z और y इस तरीके से लिखा जाता है, एक दूसरे के स्थान पे लिखा जाता है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर 13वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर है। तो पहले देखिएगा कि 6 दूनी 12, तो ये तो 2 सीरीज हमारी खत्म हो गई। अब हमसे कह रहा है 13वें अक्षर के, 13वां अक्षर हो गया, 13वें अक्षर के दाईं ओर चौथा, तो यानी कि 1 2 3 4, यही चौथे की बात कर रहा है। तो 14 15 16 17 यानी 17वां हुआ ये। हमसे यही तो पूछ रहा है कि 13वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर, तो 13 के दाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा हुआ, 17वां। तो 17वां किस श्रेणी में आएगा, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, इस वाले में आएगा। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आप इसको लिखिए, इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे आपके, समझ लीजिए। 13, 14, 15, 16, 17 और 18, यही तो आएंगे। अब इसको उल्टे क्रम में लिखना है, क्योंकि हमसे यही तो कह रहा था। यानी आप लिखेंगे 18, 17, 16, 15, 14 और 13। अब 13वां अक्षर के, 13वां अक्षर यह हुआ, 18 आएगा। के दाईं ओर चौथा अक्षर, यानी 1 2 3 4, चौथा अक्षर 14 होगा, ठीक है। और 14 किसका होता है, हमारे अल्फाबेट में एन का होता है, ठीक है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो एन होगा। देखिए अल्फाबेट के नंबर को याद कर लीजिएगा, क्योंकि उससे आसानी होती है। एक का
ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यदि ए बी के साथ परिवर्तित होता है, यदि ए बी के साथ परिवर्तित होता है तो निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। ठीक है, हमसे कह रहा है कि ए स्क्वायर बी का एनवा मूल ए की पावर 4 बी स्क्वायर के 2n वें मूल के साथ परिवर्तित होता है, और ऊपर कह रहा है कि ए बी के साथ परिवर्तित भी होता है। चलिए ठीक है, तो पहला तो ये मान लेते हैं कि माना एक हमारी संख्या है p, जिसका nवां मूल जो है वो है आपका x। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब आगे हमें सॉल्व करने में सहायता करेगा। p का जो nवां मूल है वो x है। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब कह रहा है कि a को b के साथ परिवर्तित करना है, तो a बराबर हम इसको मान लेते हैं kb, जहां पे k हमारा एक स्थिरांक नियतांक है। ठीक है, एक स्थिरांक नियतांक है। हम a बराबर भी तो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो हमारे प्रश्न में दिया नहीं है, तो कुछ होगा, हमने उसको मान लिया, इसलिए हमने यहाँ पे एक स्थिरांक k का प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, चलिए a स्क्वायर b में हम इस मान को रख देते हैं, a के मान को। तो जब a के मान को रखेंगे तो ये हो जाएगा k स्क्वायर b स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बराबर k स्क्वायर b की पावर k स्क्वायर बी क्यूब। ये हो जाएगा, क्योंकि गुणा करते समय घात जुड़ते हैं, तो ये यहाँ पे बी स्क्वायर है और यहाँ पे बी की पावर 1 है, तो ये हो गया आपका 2 1 3, तो ये हो गया आपका k स्क्वायर बी क्यूब। यह आ गया, यह आपके p के nवें मूल का जो x हमने माना है, यह वैल्यू आ गई k स्क्वायर बी क्यूब। ठीक है, चलिए अब आगे कहते हैं कि इसके 2nवें मूल में, तो जैसे p की पावर n है, इसका nवां मूल है, तो इसका 2nवां मूल क्या हो जाएगा, तो इसे में 2 का गुणा कर देंगे तो 2nवां मूल हो जाएगा, यानी p की पावर 2n हो जाएगा। तो p की पावर 2n है तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यह एक्स स्क्वायर भी हो जाएगा। कैसे कैसे, क्योंकि p की पावर nवां मूल 1 है, जब इसमें 2 कर रहे हैं, 2nवां मूल कर रहे हैं, तो 2 का मल्टीपल कर रहे हैं, तो इधर भी करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा कि एक्स स्क्वायर आप यहाँ पे रख लीजिए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख लीजिए। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारा एक्स का है k स्क्वायर बी क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो प्रश्न में दिया हुआ है कि a की पावर 4 बी स्क्वायर। ठीक है, p के 2nवां मूल हम निकालेंगे, a स्क्वायर b का nवां मूल तो हम निकाल लिए, ये हमारा आ गया, देख रहे होंगे आप। अब हम a की पावर 4 बी स्क्वायर के 2nवें मूल को निकाल रहे हैं, तो a की पावर b स्क्वायर में a और b को पहले परिवर्तित कर लें, तो a की जगह क्या रखेंगे, a पावर 4 का हमारा जो मान आया है, a बराबर के बी हमने माना है, तो ये हो जाएगा के बी की पावर 4। ठीक है, बी स्क्वायर सही है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं एक थोड़ा सा और आगे, तो ये हो जाएगा k की पावर 4 और b की पावर 4 इंटू बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका k की पावर 4 b की पावर 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर से देखिएगा मित्रों, जब हमने कहा था कि p की पावर 2n है, यानी कि 2nवां मूल है, वो x स्क्वायर हो जाएगा, तो x की वैल्यू ये आई हुई थी k स्क्वायर बी क्यूब, तो k स्क्वायर बी क्यूब को जो हमने स्क्वायर किया, तो ये आएगा आपका k की पावर 4 b की पावर 6। आप देख रहे होंगे कि k की पावर 4 b की पावर 6, k की पावर 4 b की पावर 6 दोनों मैच कर रहे हैं, दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो ये यानी कि ये जो आपका पहला कथन है, यह सही है। आपको हमने बहुत अच्छे से समझा दिया कि कैसे इसको लगाना है, कैसे समझना है। ठीक है, ऑप्शन के तौर पे। अब दूसरा देख लेते हैं कि a अपान बी स्क्वायर b के साथ व्युत्क्रमानुपाती रूप से परिवर्तित होगा, हमसे ये पूछ रहा है। तो देखिए a अपान बी स्क्वायर दिया हुआ है, b के साथ व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है 1 अपान बी आना चाहिए, यही तो b के साथ व्युत्क्रमानुपाती होगा। चलिए a की वैल्यू रख देते हैं, a बराबर के बी हमने माना हुआ है, ये हमारा स्थिरांक नियतांक है b, और यहाँ पे बी स्क्वायर तो हमारा है ही, तो 20 से एक बी कट गया,
तो यानी आ गया आपका k/b। k/b, यहाँ पे k एक स्थिरांक है, यानी ये 1/b हो गया। ठीक है, तो आप देखिए 1/b, b का एक व्युत्क्रमानुपाती मिला, यानी कि ऑप्शन बी, ऑप्शन दूसरा भी आपका, कथन दूसरा भी आपका सही है। इस हिसाब से आप देखिए तो आपका जो ऑप्शन सी है यह आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 5 वर्ष पहले एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी जब उनका विवाह हुआ था। पति पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु अब 20 वर्ष है, तो बच्चे की आयु अब कितनी है, हमसे यही पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए 5 वर्ष पहले पति पत्नी की औसत आयु कितनी थी, 23। तो 5 वर्ष पहले पति पत्नी की आयु की दोनों की आयु मिला के कितनी हो जाएगी, दोनों की आयु मिला के कितनी हो जाएगी, तो भाई औसत था 23, पति पत्नी है 2, तो यानी इनकी औसत आयु थी 5 वर्ष पहले। ठीक है, 5 वर्ष पहले इनकी आयु थी मिला के दोनों का 46 वर्ष। आज वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में है इनकी आयु 46, तो पहले का है, प्लस 5 साल पति का भी बीता, 5 साल पत्नी का भी बीता, तो 5 5 10 साल हो गया, यानी कि 56 साल। आज ये दोनों की जो आयु का योग है वो 56 वर्ष है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि जो औसत आयु है पति पत्नी और बच्चे का वो 20 वर्ष है। पति पत्नी और बच्चे का, तो पति पत्नी का जो योग है औसत आयु बराबर क्या होता है, औसत आयु बराबर होता है कुल योग। तो कुल योग में पति पत्नी का 56 है, प्लस बच्चे का, चिल्ड्रन का, सी हो गया। ठीक है, का योग बटे इनकी संख्या दी है 3, पति पत्नी 2 और एक बच्चा 3। ठीक है, औसत आयु हमको दिया गया है 20, 20 बराबर 56 धन c/3। यहाँ पे इसका गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 60, यानी कि 60 बराबर 56 धन c। अब इधर पंचांतर हो जाएगा, तो c बराबर हो जाएगा आपका 60 - 56 बराबर 4। ठीक है, तो यानी जो बच्चे की उम्र आ गई वो आ गई वर्तमान में 4 वर्ष की। ठीक, चलिए नेक्स्ट। यदि आधा मीटर और 1/3 मीटर की त्रिज्या वाले लोहे के 2 ठोस गोलों के वजन क्रमशः W1 और W2 हैं, तो W1 संबंधित W2 निम्नलिखित में से किसके बराबर होंगे। तो गोले का जो वजन है, भार है, यानी वो गोले के आयतन के बराबर होता है। ठीक है, जो गोले का भार है वो आपके गोले के आयतन के बराबर होता है। ठीक है, गोले के आयतन के बराबर होता है। ठीक, तो चलिए W1/W2 निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसका हो जाएगा गोले का आयतन 4/3 पाई r³। ठीक है, r हमको 1/2 दिया है, तो 1/2 का क्यूब हो गया, बटे 4/3 पाई r³, दूसरा r 1/3 दिया हुआ है, त्रिज्या 1/3 दी हुई है, तो हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब आप देखिएगा कि 4/3 पाई से पाई कट गया। अब ये क्या हो गया, 1 इसको खोल दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 बटे 1/3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 1/8 ही की जगह रहेगा, और जब यह जाएगा ऊपर तो पलट जाएगा। ठीक है, ये संख्या पलट जाएगी, तो ये इस तरीके से आपका आ गया 27/8, यानी जो आपका अनुपात आया वो 27:8 आ गया। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक, नेक्स्ट। एक कक्षा में 40 विद्यार्थी भारतीय हैं, ऐसा हमसे कह रहा है। 50% लड़कियां हैं। यदि भारतीय विद्यार्थियों का 25% लड़कियां हैं, तो गैर भारतीय विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत लड़के हैं, हमसे यही प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा मित्रों कि हमने माना यहाँ पे कि पूरे विद्यार्थियों की संख्या है 100। ठीक है, जिसमें से हमारे 50 लड़कियां हैं, तो 50 लड़के भी हो गए। ठीक है, यहां तक बात हो गई क्लियर। 40% विद्यार्थी भारतीय हैं, इसका अर्थ हुआ कि 40 विद्यार्थी, 40 हमारे इंडियन हैं। ठीक है, क्योंकि हमने 100 माना हुआ है, तो 100 का 40% 40 होता है। जिसमें से कह रहा है कि यदि भारतीय विद्यार्थियों का यानी 40 का 25%, तो 40 का 25% लड़कियां हैं, तो 40 का 25% निकाल देते हैं, 25 चौके 100, 4 दाम 40, यानी 10 लड़कियां आ गई, 10 गर्ल्स आ गई।
जो कि आपकी क्या है, भारतीय हैं। तो आप ये देखिएगा कि 40 में 10 जो हैं वो गर्ल्स हैं, तो 30 आपके बॉयज होंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। 10 गर्ल्स आई तो 30 बॉयज आ गए। अब समझिएगा, कह रहा है कि गैर भारतीय विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत लड़के हैं। गैर भारतीय, तो टोटल लड़के हैं 50, जिसमें से 30 इंडियन हैं। तो गैर कितने हुए, गैर इंडियन कितने हुए, जो भारतीय नहीं है वो कितने हुए, तो उनकी संख्या होगी 50 माइनस 30 यानी 20। 20 ऐसे छात्र हैं जो कि गैर भारतीय हैं, प्लस बटे। अब हमें परसेंटेज निकालना है, कितने छात्रों में निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा कि 50 लड़कियां थी तो 50 लड़कियों में 10 लड़कियां भारतीय हैं, तो गैर भारतीय लड़कियां कितनी हैं, तो वो हैं आपकी 40 लड़कियां। 40 लड़कियां आपकी गैर भारतीय हैं, प्लस लड़कों में 50 लड़के थे जिसमें से 30 भारतीय हैं, तो 20 गैर भारतीय हैं, तो 20 आपके गैर भारतीय लड़के हो गए, गुणे 100। ठीक है, यही आपका इक्वेशन बनेगा। तो गैर भारतीय बच्चे 20 बटे 60 गुणे 100, ये 3, तो ये आएगा आपका 33.33%। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही है। चलिए नेक्स्ट। एक कक्षा में 100 छात्रों का औसत वजन दिया गया है। ठीक है, 100 छात्रों का औसत वजन दिया गया है, जैसा कि अभी आपको हमने बताया कि औसत बराबर कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यानी कक्षा में जो छात्र हैं उन छात्रों का पूरा योग, जो जोड़ के योग है, अगर वो निकालना हुआ तो पूरा योग छात्रों का जो आएगा वो आएगा आपका 46 गुणे 100 ना, बराबर 4600। ठीक है, लड़के और लड़कियों के औसत वजन क्रमशः दिए गए हैं। तो माना लड़के हैं इसमें से उनका x और लड़कियां हैं, 100 छात्र हैं टोटल, तो इसमें से जो लड़के हैं वो हैं x और लड़कियां जो हैं वो हैं आपकी 100 माइनस एक्स। ठीक है, जैसे लड़के अगर 20 हैं तो लड़कियां आपकी 100 माइनस 20 80 होंगी, तो उसी तरीके से x हमने लड़के मान लिया तो 100 माइनस एक्स आपकी लड़कियां हो गई। तो अब लड़कों का योग कितना होगा, तो लड़कों का योग होगा आपका 50x। क्यों, क्योंकि 50 इसका औसत दिया गया है और लड़कों का जो हमने लड़कों की संख्या है x, तो योग हो गया औसत गुणे कुल संख्या, तो यानी 50x हो गया धन। ठीक है, लड़कियों की संख्या कितनी है, 100 माइनस एक्स है, हमने माना है। इनका औसत कितना है, 40 है। यही लड़के और लड़कियों की संख्या जो है, यही तो पूरा जोड़ के 100 छात्रों का आपके औसत दिया गया था, पूरी संख्या दी गई थी। यानी कि 50 औसत था, x लड़के थे तो इनका एक योग आ गया 50x। 100 माइनस एक्स लड़कियां थी, 40 इनका औसत दिया गया था, तो 100 माइनस एक्स इंटू 40 ये लड़कियों की संख्या आ गई। पूरे छात्र थे 100, 100 छात्रों का पूरा योग दिया है 4600। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन को जो हम सॉल्व करेंगे, यहाँ 50x है माइनस 40x है, इसको हमने खोल दिया था, तो ये आ गया 50 में से 40 गया 10, 10x आ गया, बराबर इसको पंचांतर कर देते हैं तो 4600 में से 4000 गया, आ गया आपका 600। ठीक है, तो x बराबर आ गया आपका 60। अगर 60 आपके बॉयज हैं तो आपके 40 गर्ल्स होंगी। ठीक है, 40 गर्ल्स होंगी। कैसे हैं देख ही रहे हैं, क्योंकि 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स, 100 में से 60 गए, 40 आ गई। ठीक है, 40 आपकी गर्ल्स हो गई। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर, तो लड़के 60 हैं, लड़कियां 40 हैं, तो इनके बीच का अंतर आ गया 20। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक खोखला बंद घन बनाया जाता है जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर और वजन 200 ग्राम है। ठीक है, इस घन के क्षैतिज फलक वाले अंश को पानी में रखा जाता है। जैसे एक बॉक्स है, यहाँ पे मान लीजिए कि पानी भरा हुआ है, तो एक ऐसा कुछ बॉक्स है, घन है, एक घन है ऐसे। ठीक है, एक घन है जो कि खोखला घन है, गौर करिएगा, जो कि खोखला घन है, वो आपका डुबाया जाता है। ठीक है,
अब समझिएगा कि कह रहा है कि यदि पानी का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई का कितना सेंटीमीटर अंश पानी में डूब जाएगा, किसके, घन का। तो हमने आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा था। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत में कहा गया है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी तरह अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का एक आभास होता है। तो भार में यह आभासी कमी जो आती है यह वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ठीक है, इस वस्तु के द्वारा जितना ये हटाया गया है, ये वाला हिस्सा, इतना पानी हटाया गया है, ठीक है, तो इसके भार के बराबर होती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर, ये तो हमने समझने के लिए समझ लिया। अब इस प्रश्न का उत्तर निकालने के लिए हम करेंगे क्या कि जो वस्तु का भार दिया गया है, वस्तु का भार दिया गया है, वजन दिया गया है, ठीक है, वजन दिया गया है, तो वजन दिया गया है आपका 200 ग्राम। ठीक है, तो यह 200 ग्राम किसके बराबर होगा, यह 200 ग्राम, यह क्षेत्रफल, यह वाला क्षेत्रफल जो पानी में डूबा हुआ है, गौर करिएगा, यह क्षेत्रफल जो पानी में डूबा हुआ है, तो घन का 2 फेस यानी लंबाई और चौड़ाई जो कि हमको दिया है, घन की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो घन की लंबाई और घन की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर की लंबाई, 10 सेंटीमीटर की चौड़ाई, यह तो पानी में है ही है, साथ ही साथ x सेंटीमीटर ऊंचाई तक, यही तो x सेंटीमीटर हमने माना है, यही x सेंटीमीटर ऊंचा है जो कि पानी में डूबा हुआ है। ठीक है, x सेंटीमीटर ऊंचाई है प्लस पानी का घनत्व के साथ हम इसका मल्टीपल कर देते हैं, तो पानी का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमने कहा ना कि जो द्रव हटाएगा उसके भार के बराबर ही होगा। ठीक है, इसका आयतन, तो आयतन हमने निकाला, वस्तु का आयतन 10 इंटू 10 इंटू एक्स इंटू इसमें पानी का घनत्व भी हमें मल्टीपल करना होगा, तो ये उसी के भार के बराबर होगा जितना वस्तु का भार है। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। एक जीरो से जीरो ये कट गया तो आपका आ गया x बराबर 2। ठीक है, तो यानी कि यह वस्तु आपका 2 सेंटीमीटर, आपका जो घन है वह पानी में 2 सेंटीमीटर तक डूब जाएगा। ठीक है, चलिए मित्रों, आज इतना ही। हमारा यह ईपीएफओ का प्रीवियस पेपर 2020 का पूरा विश्लेषण हो गया है, जिसमें हमने पार्ट 2 में, पार्ट 1 पार्ट 2 में आपके साथ जीएस के पोर्शन को शेयर किया था, साथ ही साथ उसमें अकाउंटिंग और भी चीजें थी। आज हम पार्ट 3 में आपके साथ कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग और साइंस के प्रश्नों का विश्लेषण किए हुए हैं। इनकी हमने व्याख्या देखी, इन्हें अच्छे से समझा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल पे अगर अभी नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। साथ ही साथ आपको पीएफओ से और यूपीपीसीएस से रिलेटेड अगर कोई भी वीडियो देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहां पे आपके लिए काफ़ी उपयोगी वीडियोज डली हुई हैं, पड़ी हुई हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से और ग्रुप से जुड़ने के लिए स्टडी ऑन ट्रैक सर्च करें और हमारे चैनल से जुड़ें। वहां पे आपको क्विज क्वेश्चंस के साथ साथ इन की पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। साथ ही साथ अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमारे ईमेल आईडी studiontrack3@gmail.com पर हमें सुझाव भेज सकते हैं। धन्यवाद।